शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं आज वाचन करूंगी आधुनिकतावाद और प्रगतिशील दृष्टि। 7वें-8वें दशक यानी 1970-80 की बात हो रही है। 7वें-8वें दशक में श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, राम नारायण शुक्ल, कामता नाथ, गंगा प्रसाद विमल, महेंद्र भल्ला, विजय मोहन सिंह, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, विश्वेश्वर, महीप सिंह, इब्राहिम शरीफ, इजराइल, रमेश उपाध्याय आदि कहानियां लिख रहे थे। इनमें से अधिकांश लेखकों ने कहानी को लगभग जय हिंद कर लिया है। इससे स्पष्ट है कि अब कहानी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम नहीं रह गई है। श्रीकांत वर्मा ब्रेन ट्यूमर के कहानीकार हैं। उनकी कहानियां अनिर्णयात्मकता की शिकार हैं। वह झाड़ी लांघना चाहकर भी लांघ नहीं पाते, जीना चाहकर भी जी नहीं पाते। कविता के अस्तित्ववादी मुहावरे उनकी कहानियों में भी घुस गए हैं। महेंद्र भल्ला, रविंद्र कालिया आदि में यौन विकृतियां उसी ढंग की मिलती हैं जो ढंग उस समय की कविताओं उपन्यासों ने अपनाया था। गिरिराज किशोर में विच्युतियां तो नहीं है, पर आधुनिकतावाद का अकेलापन और तनाव है। इस कालावधि में कहानीकार दूधनाथ सिंह का उदय एक धूमकेतु की तरह होता है। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन के अलगाव, कटाव और आत्मनिर्वासन आदि को उनकी चरम सीमा तक खींचकर उन्हें रंगीन सूत्रों में बारीकी से बुना गया है। उसकी प्रविधियां कहानी पर घने कुहासे सी छाई रहीं। कहानी की प्रगतिशील भूमिका को रोकने में इन कहानियों का जबरदस्त हाथ था। इतिहास और जीवन विरहित कहानियां कब तक टिकती, इसका एहसास होते ही लेखक ने अपना रास्ता बदल दिया। रीछ, रक्तपात, सपाट चेहरे वाला आदमी उनकी चर्चित कहानियां हैं। इन कहानीकारों में महत्वपूर्ण कथाकार हैं ज्ञान रंजन और काशीनाथ सिंह। ज्ञान ने कहानियों का मोह यौनवादी विद्रूपताओं और अस्तित्ववादी रोमानियत से हटाकर तत्कालीन मध्यवर्गीय विडंबनाओं की ओर मोड़ दिया। ज्ञान में शिल्प चमत्कार नहीं है, ठोस कथ्य शिल्प का यथार्थ है, जिसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ है। उनकी कहानियां देश का सार्वजनिक दृश्य है। पिता, घंटा, यात्रा और बहिर्गमन में सार्वजनिक दृश्य का इस तरह से उद्घाटन किया है कि वह समकालीन कहानियों के ठीक विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ता है। उसका पिता पुराने पिता, दादी, बाबा से एकदम अलग है। घंटा का बुद्धिजीवी थोड़ी उछल कूद के बाद अपने एक्वेरियम में लौट आता है। यह एक युगीन यथार्थ का वायरस है। यात्रा में थीम मृत्युबोध की है, किंतु परिणति पदार्थीकरण की। उसका नायक झटके से पदार्थीकृत नहीं होता है, बल्कि सचेत भाव से होता है। बहिर्गमन में तो तत्कालीन साहित्यकारों, चित्रकारों का स्वार्थपरक परिदृश्य उन्हें पूरी तरह नंगा कर देता है। कुछ मेलोड्रामेटिक टच के बावजूद लेखक की पहरेदारी उस जैसे अनेक लोगों को जिलाए रखती है। काशीनाथ सिंह गांव के कथाकार हैं, शिल्प के धनी। कहानियों में जितने अधिक प्रयोग काशी ने किए हैं, उतने बहुत कम लोगों में मिलेंगे। काशी के पास टटकी और धारदार भाषा है जो उनकी नितांत अपनी है। उनका जोकुलर मिजाज उनको अपने से तटस्थ बनाए देता है, इसलिए आत्मपरक कहानियां अनात्मपरक बन जाती हैं। उदाहरण के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी कविता की नई तारीख में वह अपने को जिंदा बचा लेते हैं। अपने ढंग से आज की गहमागहमी में एक अदद आदमी को बचा लेने की चिंता ज्ञान को भी है और काशी को भी। कभी कभी वह सुधीर घोषाल जैसी फार्मूला कहानी में भी उलझ जाते हैं। लाल किले का बाज अपने अंतर्विरोधों में अधिक यथार्थ है। काशी की कहानियां तत्कालीन हिंदी कहानियों की एक रस्ता वादग्रस्तता से मुक्त सामान्य व्यक्तियों की कहानियां हैं। बावजूद इसके कि जोकुलर मिजाज
जहाँ तहाँ बाधक भी हुआ है। पिछले दशक में जनवादी कहानियों का जोर रहा है। वे जनवादी अधिक, कहानियां कम हैं। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश और नमिता सिंह जनवादी कहानीकार हैं। रमेश और नमिता की कहानियां फार्मूलाबद्ध हैं। स्वयं प्रकाश बारीकी से कहते हैं पर फाकों से फार्मूले झांक जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर असगर वजाहत ने कुछ अच्छी कहानियां लिखी हैं। हिंदू सिख समस्या पर तेजिंदर की कहानियां द्रष्टव्य है। अभी हाल में ही कुछ कहानीकारों ने मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका के प्रभाव में पार्टी के फार्मूलों और पार्टी की तानाशाही के विरोध में कहानियां लिखी हैं। लेकिन ये लोग तथाकथित सही मार्क्सवादी फार्मूले की गिरफ्त में फंस जाते हैं। इधर उदय प्रकाश ने कहानी की नई जमीन तोड़ी है। इसका प्रमाण है उनका कहानी संग्रह पाल गोमरा का स्कूटर। अगली विधा है निबंध और आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, मुख्यतः मनोविकार संबंधी निबंधों को। इसलिए छायावादोत्तर काल में हिंदी निबंध अन्य दिशाओं की ओर मुड़ा। जहां तक विचारात्मक निबंधों का सवाल है, समीक्षात्मक निबंध ही अधिक लिखे गए। व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या भी काफी बड़ी है। संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावर्णन, रिपोर्टाज आदि का समावेश भी निबंध में होता है। फिर भी संस्मरण, रेखाचित्र आदि की अपनी शिल्पगत विशेषताएं हैं। रेखाचित्र और रिपोर्टाज अपनी वस्तुनिष्ठता में संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता से अलग हो जाते हैं। निबंध में व्यक्ति व्यंजक निबंधों में किसी न किसी तरह इस सभी का समावेश हो जाता है। निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। इतिहास के बदल जाने पर महापुरुषों के संस्मरणों द्वारा उनके मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला जाने लगा है। लेकिन ज्यों-ज्यों प्रतिभा भंजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, त्यों-त्यों लोगों की दृष्टि लघुमानव की ओर भी गई। इन छोटे छोटे मनुष्यों के कुछ ऐसे मार्मिक पहलू उभारे गए जो तथाकथित महापुरुषों में नहीं दिखाई पड़ते। संस्मरणों में आदमी की बुनियादी इंसानियत को उभारने का प्रयास किया गया है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में ऐसे ही मामलों के संस्मरण रेखाचित्र हैं। रिपोर्टाज अखबारी खबर का ही संवेदनात्मक रूप है। इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा, नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व लचीला और निरंतर विकासमान है। देश काल की नई से नई गत्यात्मक विचारधारा से वे अपने को सहज में ही जोड़ लेते हैं। इस जोड़ का मतलब यह है कि वे अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को नए सिरे से समन्वित करते रहते हैं। विद्वत्ता और सहृदयता का संयोग विरल होता है। यह संयोग या तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी में दिखाई पड़ता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी में। गुलेरी जी अतीत के व्यतीत पर कसकर प्रहार करते हैं। द्विवेदी जी प्रायः संस्कृत के गद्यात्मक आयामों को नवीनता से जोड़ते हैं और जो विगत हो गया है उसके लिए हार्दिकता का भाव होते हुए भी छोड़ना जरूरी समझते हैं। उसकी जगह पर ही नए बदलाव का स्वागत ही नहीं करते बल्कि उसे धार भी देते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर उनके निबंधों के संग्रह हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं ये सब। यह द्विवेदी जी के ललित निबंधों की विकास यात्रा का लेखा जोखा लेना हो तो कहना न होगा कि संघर्षों के कारण प्रवृत्ति निबंधों में जीवन उन्मुखता और भी निखर उठी है। अशोक के फूल सीरीज का फूल, बसंत आ गया, आम फिर बौरा गए के अनंतर वे कुटज और देवदारू की तलाश करते हैं। अशोक सीरीज और आम में उल्लसित आवेग, सांस्कृतिक सम्मोहन, बदलाव का चित्रण है तो कुटज में जिजीविषा का। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, दांत नहीं निपोड़ता, जीता है शान से जीता है। कहाँ से मिली है अकूतो भय वृत्ति?
अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। किसमें? कुटज में। ये जिजीविषा, इहलौकिकता, सामूहिकता और वैयक्तिकता उनके निबंधों के मूल धर्म है और ये हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और जिसमें नहीं है वो अपने अंदर लाने की कोशिश करें। द्विवेदी जी ने पंडिताई अर्जित की है, किंतु मनुष्यता, सहजता उनकी प्रकृति है, इसलिए पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। इतिहास, पुराण, साहित्य के गंभीर से गंभीर तथ्य को उठाते हुए वे उसे प्रायः गांव से संबद्ध करते हुए समसामयिकता से जोड़ देते हैं। अतः उनके निबंध न तो गंभीरता का तेवर छोड़ते हैं और न सहजता का बाना। कुटज निबंध हमें बहुत कुछ सिखाता है। स्वावलंबी होना और सम्मान के साथ जीना, स्वाभिमान के साथ जीना सिखाता है। और आलोचनात्मक निबंधों को हमें उसको जरूर अध्ययन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। आगे, उनके निबंधों की रचना प्रक्रिया में पांडित्य और सहजता का तनाव देखा जा सकता है, पर इस तनाव को पकड़ पाने के लिए पाठकों को भी पांडित्य के संदर्भों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अभाव में निबंधों के सौंदर्य बोध को समग्रता आयत्त नहीं किया जा सकता। प्रायः उन्होंने संदर्भों को कालिदास की कृतियों से उठाया गया है, क्योंकि वे संदर्भ कृतियों के संदर्भ न होकर भारतीय संस्कृति के संदर्भ हो जाते हैं। अशोक, शिरीष, सहकार, कुटज ऐसे ही संदर्भ हैं। इन संदर्भों को नई स्थितियों में रखकर संदर्भ को बदल देने का मतलब है ललित निबंध। कहीं कहीं जब संदर्भों की बहुलता सहजता पर हावी हो जाती है तो तनाव की पकड़ ढीली पड़ जाती है, किंतु ऐसी जगहें कम हैं। भाषा की लय, गुम्फित पदावली, विषयांतर, वस्तुओं के बिंबात्मक चित्र आदि निबंधों की एकतान अद्वितीयपूर्ण और संश्लिष्ट बना देते हैं। निबंधों जैसी विधा में द्विवेदी जी की भाषा को अपनी जमीन मिल जाती है। ललित निबंधों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने विचारपरक, शोधपरक और समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। अगले निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में। आज बच्चन जी कहते हैं कि विद्यानिवास मिश्र गुलेरी द्विवेदी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं। ललित निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने कालिदास, भवभूत, व्यास के काव्यार्थ आदि पर भी लिखा है, पर कहीं भी उसका लालित्य नहीं छूटता। उनके निबंधों का अपना रूप है, शैली है। उनके ललित निबंधों पर विषयांतर नहीं है, गहन पद्धति है। उनमें संस्मरण, लोकमन, घुमक्कड़ी, बतकही, काव्यशास्त्र का आह्लादक घोल है। निबंधों के मूल में करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैफुल्य है, अनासक्त जिजीविषा है, जिनमें भारतीय संस्कृति की अंतःसलीला का प्रवाह है। सब मिलाकर वे भागवत दृष्टि के सृजनात्मक निबंधकार हैं। जहाँ राजनीति मुखर है, निबंध कमजोर है। तुम चंदन, हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, सीरीज की याद आई आदि उनके निबंध संग्रह हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। अगले निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय के बारे में कहते हैं कि कुबेरनाथ राय ने इस परंपरा में अच्छे निबंध लिखे हैं। हास्य व्यंग लेखकों में बेडब बनारसी, हरिशंकर परसाई, केशव चंद्र वर्मा, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी आदि उल्लेख्य हैं। हरिशंकर परसाई जी के बारे में कहते हैं कि हरिशंकर परसाई अरसे से व्यंग लिख रहे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके व्यंग छपते रहते हैं। उनके व्यंग सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबंध होते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत, उनका लक्ष्य प्रहार करना नहीं होता। वे धीरे से किंतु नाटकीय ढंग से मूल्यों के दलालों को नंगा कर देते हैं। भूत के पांव, सदा का अचार का तावीज, निठल्ले की डायरी में उनके व्यंग लेखे संग्रहित हैं और इनको पढ़ना चाहिए। भूत के पांव मतलब
भूत नहीं, वो समय की बात किया गया है। तो समय, अगर हम अतीत में जिएंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। वही उन्होंने कहा भूत के पाँव पीछे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अतीत में जिएंगे तो वो हमको उन्नत के मार्ग पे नहीं बल्कि अवनत के मार्ग पे ले जाएगा, अर्थात हम पीछे होते जाएंगे। जरूर पढ़ना चाहिए। संस्मरण रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, आत्मकथा और जीवनी। संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक लेखक पद्म सिंह शर्मा, जिनका समय 1876 से 1932 है। उनके रेखा चित्र पद्म पराग और संस्मरण प्रबंध मंजरी में संग्रहित है। इस दिशा में शांतिप्रिय द्विवेदी, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि उल्लेख हैं। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, उनके संस्मरण रेखा चित्र संग्रहित हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के कुछ आत्मीय संस्मरण, माटी की मूर्तें और रेखा चित्र गेहूं और गुलाब में संकलित है। कथा, संस्मरण रेखा चित्र दोनों का अद्भुत मिश्रण निराला के बिल्लेसुर बकरियां और कुल्ली भाट में देखा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत, लिखने वालों में रामनारायण मिश्र, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, अज्ञेय भारती अर्थात धम्भी भारती मुख्य हैं। आत्मकथाएं हिंदी में बहुत कम है। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसीदास जैन की अर्धकथानक 1641 ईस्वी, पूछा भी गया था, ये सब इम्पोर्टेंट है। पश्चिम में भी इस समय तक कोई आत्मकथा नहीं लिखी गई थी। पश्चिमी आधुनिकी आत्मकथाओं की सारी विशेषताओं के बावजूद यह पद्यबद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती को आत्मकथा का पहला प्रयास माना जा सकता है, यद्यपि यह अधूरा है। ठीक ठिकाने की आत्मकथाएं राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। जीवनी लेखन की दिशा में कुछ बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं, जैसे रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना भाग 1 और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, अमृत राय का कलम का सिपाही, विष्णु चंद्र शर्मा के नजरुल इस्लाम और मुक्तिबोध की जीवनियाँ द्रष्टव्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आलोचना विधा लेके। थैंक यू। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।